ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी 3 वर्ड से बना है, जियो प्लस मोर प्लस लॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, मॉर्फ मीन्स या तो कोई शेप, सरफेस, और जियो मीन्स अर्थ। तो जियोमॉर्फोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो ओरिजिन और इवोल्यूशन बताती है। किसका? अर्थ का। कैसे जनरेट होगा, फिजिकली, केमिकली या फिर बायोलॉजिकली। कहाँ ऑपरेट करता है? नियर दी अर्थ सरफेस। तो अब हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो जियोमॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है किन फील्ड्स में? इंजीनियरिंग में, लैंड यूज़ में और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं जियोमॉर्फिक डाटा पे, जो डिज़ाइन करने में हेल्प करता है ब्रिजेस, हाईवे, डैम्स। जियोमॉर्फिक डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो इंजीनियर्स को ये तक बताता है कि आप ये दिक्कतें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में आ सकती हैं। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, पहले से ही मेक श्योर करते हैं कि उसके मेजर्स लिए जाए। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी ये हेल्प करेगी कि इधर लैंडस्लाइड आ सकता है, क्योंकि हम अगर किसी जगह का सरफेस ही जान लेंगे तो हमें पहले से पता होगा, तो हम उसकी ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, ऐसे पॉलिसीज़ बना सकते हैं जिससे हम उसको मिटिगेट कर सकें। सो अब आता है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो जो डीकेसी जॉन थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी रेफर करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, किस चीज़ की? जियोमॉर्फिक एक्सपर्टाइज की। जो आपने जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ी, उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है उसको हम कहते हैं अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। तो इससे क्या हेल्प होती है? इन दी एनालाइज करता है रेजोल्यूशन ऑफ वेरियस कंसर्न pertaining टू लैंड यूसेज, रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो अगर हम किसी को भी अच्छे से पहले हम अप्लाई कर लेंगे तो हम अच्छे से रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है की एरियाज़, मतलब किस किस एरियाज़ में हम ज़्यादा करते हैं। बेसिकली हम कंडक्टिंग सर्वेस एंड असेसमेंट्स, अगर कोई नेचुरल हज़ार्ड होता है तो उससे रिगार्डिंग सर्वे असेसमेंट करते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, एवलांचेस हो गए, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, फ्लड, ड्रॉट्स, ये सब। और ये सबसे ज़्यादा काम करता है डेवलपिंग इन स्ट्रैटेजीज फॉर मिटिगेटिंग एंड रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट। उसके इम्पैक्ट को कम करेगा और उसके कंटेक्स्ट में ही हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जिससे हमें फ्यूचर में ज़्यादा लॉस ना हो। इनकॉर्पोरेटिंग द जियोमॉर्फिक नॉलेज। अब जियोमॉर्फिक नॉलेज को कैसे करेगा कि जैसे जो इंजीनियर है वो ऑलरेडी डिज़ाइन सेट करके रखेगा कि उसको इस हिसाब से डिज़ाइन करना है टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव आउटकम्स। ऑब्वियसली एड्रेसिंग दी चैलेंजेस, अगर कोई अर्बनाइजेशन में, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में कोई चैलेंज आता है तो हम पहले उसको कंसिडर करके हम अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं। अगर जियोमॉर्फिक नॉलेज टेक्निक्स इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेसेस में एक सस्टेनेबल आउटकम बनाने के हेल्प करती है। टोपोग्राफिक और थीमेटिक मैप बना सकते हैं हम पहले से ही नेचुरल रिसोर्सेज का, कि कितनी अवेलेबिलिटी है, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अगला है ब्रांचेस। ब्रांचेस बेसिकली ना 3 में डिवाइड है। सबसे पहला इन्वायरमेंटल, फिर अर्बन और फिर एंथ्रोजियोमॉर्फोलॉजी में। अर्बन में क्या होता है बेसिकली, क्यों बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें हम अप्लाई जियोमॉर्फोलॉजी को एमर्ज करते हैं, बट रिसेंटली हमने ये 3 ब्रांचेस देखी हैं। ये जो ब्रांचेस होती हैं डायरेक्टली एड्रेस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से दिक्कत आती है और कैसे कैसे हम उसको मिटिगेट करते हैं। तो अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी में होता है, रिलेटिवली न्यू है बट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फील्ड है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में। ये फोकस करता है स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म में, उनकी प्रोसेसेस में, और जो मटेरियल हजार्ड से इन मैटर दैट एड्स इन इफेक्टिव प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ये इट स्पेसिफिकली pertains टू रीजन्स दैट आर ऑलरेडी अर्बनाइज और एंटिसिपेटेड टू। कोई अगर अंडर डेवलप रीजन है या अभी डेवलपिंग स्टेज में है तो उसमें भी हमारा ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी। देखो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी फोकस करता है, एक इन्फ्लुएंस है नेचुरल फिनोमिना का, सच एज वॉल्केनिक एक्टिविटी, फ्लड, ड्रॉट्स, लैंडस्लाइड एंड इरोजन सरफेस, प्रोसेस ऑन ह्यूमन एंडेवर्स। हमें पता है कि ह्यूमन का रहता ही है कि इट ऑल्सो एग्जामिन रेसिप्रोकल वाइस वर्सा इफेक्ट, उससे क्या पड़ सकता है, उससे क्या पड़ सकता है, वो वाला इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोसेसेस। ये एड्रेस करता है चैलेंज और मिटिगेट करता है। एंथ्रोजियो, एंथ्रो का मतलब क्या होता है?
एंथ्रो प्लस जियो प्लस मोर प्लस लॉजी। समझ आ गया? ह्यूमन का अर्थ का रिलेशन बता रहा है। एंथ्रोजियोमॉर्फोलॉजी फोकस करता है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं उसका क्या पावरफुल इफेक्ट हो सकता है। ये जो एक्टिविटीज़ होती है या तो हैसन कर देंगी या फिर स्लो डाउन कर देंगी प्रोसेस को। जियोमॉर्फिक इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस टू द सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स बहुत ऑलरेडी एमर्ज होकर आती हैं, जैसे कि उसका क्या इफेक्ट है। दीज प्रॉब्लम्स हैव ऑलरेडी एमर्ज एंड हैव प्रूवन डिटर्मिनल टू ह्यूमन सोसाइटी। एडिशनली कुछ जब जियोमॉर्फिक सिस्टम ऐसा हो चुका है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुका है, बहुत अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, ड्रॉट्स ये सब है, तो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम ये अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस यूज़ करते हैं। दिस फिनोमिना हैव बीन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन। क्योंकि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, ड्रॉट्स ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपको इनकी स्पेसिफाइड वीडियो देखी हो तो आप पीछे जाके देख सकते हो चैनल में। तो बस यही है इसमें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? सबसे पहले आता है EIA। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है EIA में, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स। इसमें क्या होता है, इवेल्यूएट करते हैं हम पोटेंशियल इम्पैक्ट्स को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि लैंडफॉर्म, इकोसिस्टम एंड नेचुरल प्रोसेसेस। ये एक डिटेल एनालाइज होता है जो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल रिस्क, जिसका क्या क्या ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रपोज करते हैं मिटिगेशन मेजर्स को और रिकमेंडेशन देते हैं कि किस हम ऐसा क्या रिकमेंड, वो ऐसा रिकमेंड करते हैं जिससे हम अपने एडवर्स इफेक्ट को कम कर सकते हैं, कि ये इफेक्ट यहाँ पे कम हो सकता है और हम अपनी जो इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। जो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सस्टेनेबल मैनेजमेंट में। सस्टेनेबल मैनेजमेंट होती है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए कि प्रेजेंट की नीड्स भी पूरी हों और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बचे, ताकि वो लोग भी यूज़ कर सकें, ताकि हमारा फ्यूचर भी यूज़ कर सके। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट कराती है बाय अंडरस्टैंडिंग द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इससे हमें बताते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल इरोजन, सेडिमेंटेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कैन डेवलप स्ट्रैटेजीज, किसके कंटेक्स में करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो नॉलेज होती है हेल्प करती है प्रिजर्व इकोसिस्टम, सॉइल प्रोडक्टिविटी बूस्ट करती है और हमारा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन। क्लाइमेट चेंज ना, अभी रिसेंटली कॉप समिट हुआ था। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आज का। तो एज क्लाइमेट चेंज कॉन्टीन्यूज टू इम्पेक्ट द प्लानट, ऑब्वियसली कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारे प्लानट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है। जो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी होती है वो इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज अडेप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए। ये एक्सेस कराती है वल्नरेबिलिटी कहाँ तक, कोस्टल जोन में, रिवर बेसिन्स में और माउंटेनियस एरियाज पे, जो क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स हैं। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट असिस्ट करती हैं इन डेवलपिंग अडेप्टिव मेजर्स लो, और वो जनरेट कराती हैं पॉलिसी जिससे हम अपने रिस्क को तो बहुत ज़्यादा कम कर सके, ठीक है, और एक अच्छा सा रेजिलियंस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हम बिल्ड कर सकें। अब अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे कैसे? बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली ये वाली टेक्निक्स हैं फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे क्या होता है, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस का, ये डाटा किस लिए, मतलब कैसे करेंगे, द डाटा कैन बी कलेक्टिंग बाय यूजिंग वेराइटी, लाइक यू कैन डू मैपिंग, फोटोग्राफी एंड सैम्पलिंग। तो हम फील्ड में जाके सर्वे करते हैं। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग, जिसको हम GIS मेथड भी कहते हैं। रिमोट सेंसिंग टेक्निक होता है, एरियल फोटोग्राफी लेते हैं या फिर सैटेलाइट इमेजिनरी लेते हैं, कि हम जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया का डाटा होता है, तो वी प्रेफर सैटेलाइट इमेज, कि हम ऊपर से ही इमेज खरीद के ऊपर से ही क्लिक करके हम एक डाटा को इवेल्यूएट कर सकिए कि अच्छा अगर हमने ये देखा है उसका इंटरप्रेटेट कर सके फोटोग्राफी को, तो हम इसे कहते हैं एरियल फोटोग्राफी या फिर सैटेलाइट इमेजरी। नेक्स्ट टेक्निक है इसकी लेबोरेटरी एनालिसिस। लेबोरेटरी एनालिसिस होता है कि जब हम सेडिमेंट्स उठा लाएं, वहाँ से कहीं से गए और ऐसे ऐसे सेडिमेंट्स उठा लाए और उसको जाके लैब में हमने बोला इसका टेस्ट करो, जिससे हमें ये पता चले कि जो सैंपल हमने कलेक्ट करा है उसकी हिस्ट्री कैसी है, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, हिस्ट्री कैसी हैं, इसको डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है।
नेक्स्ट है न्यूमेरिकल मॉडलिंग। न्यूमेरिकल मॉडलिंग मीन्स जब हम डाटा जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का डाटा है उसके जो इम्पैक्ट को देख रहे हैं वो मेथड लगा के करें, कोई न्यूमेरिकल स्टडी या कोई वो फॉर्मूला बेस्ड स्टडी करके बता सके, तो इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल मॉडलिंग। ये चार है जिससे हम अपना अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी की टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब अगर कोई चीज़ है तो उसके चैलेंजेस भी होंगे। तो चैलेंजेस क्या हैं अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी के? बेसिकली चैलेंज है कि डाटा बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड है जिसकी स्टडी करनी पड़ती है। और नेक्स्ट चैलेंज है इसका कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन प्रॉब्लम्स। जैसे चेंज होती रहती हैं तो हम बड़ा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, अनसर्टेन है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, स्ट्रक्चर को समझने में टाइम लगेगा। दूसरा है कि जब डाटा ज़्यादा है तो एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो गया, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर भी क्योंकि कहीं ना कहीं डाटा लिमिट करना पड़ता है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत अनसर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। तो ये इसके चैलेंजेस आते हैं जब हम अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी को यूज़ करते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में आपने जो पढ़ा है उसको क्रक्स में लिखना है कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी एक डायनामिक फील्ड है जिसमें हम साइंटिफिक नॉलेज को कंबाइन करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। हम लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, प्रोसेसेस पढ़ते हैं, हम उसकी इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ क्या है। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट में, हज़ार्ड मिटिगेशन में, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन में। जो एक्सपर्टाइज है वो इनवैल्यूएबल है एड्रेसिंग द चैलेंज पोजेस्ड बाय ह्यूमन इंडिविड्स। मतलब बहुत ज़्यादा है चीज़ें इसमें। इसका क्या करना, प्रेफर करना कि इसके नोट्स बना लेना, शॉर्ट पॉइंट्स, ताकि जब आप पेपर में अगर क्वेश्चन आता है आपका 10 मार्क्स का तो आप आराम से लिख सकें। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी। वही ब्रेक करो, जियो प्लस हाइड्रो प्लस लॉजी। जियो मीन्स अर्थ, हाइड्रो मीन्स वाटर, लॉजी मीन्स किसी चीज़ की स्टडी। तो अब समझ आ रहा है कि जियो हाइड्रोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो कंबाइन करती है जियोलॉजी को, हाइड्रोलॉजी को और इंजीनियरिंग को, जिससे हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ ग्राउंड वाटर अर्थ सब सरफेस पे। तो स्टडी ऑफ जियो हाइड्रोलॉजी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब सरफेस मटीरियल। जो मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं हमारे ग्राउंड वाटर की, और जो इंट्रैक्शन होता है ग्राउंड वाटर का सरफेस वाटर से या फिर ग्राउंड वाटर का ह्यूमन एक्टिविटी से, उसकी स्टडी को जियो हाइड्रोलॉजी कहते हैं। की कंसेप्ट क्या है, क्या कंसेप्ट आते हैं जियो हाइड्रोलॉजी की प्रोसेस में? सबसे पहले आता है एक्वायर। एक्वायर एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो हमें क्या बताता है, दैट कैन स्टोर और ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। एक्वायर बेसिकली कंपोज होता है पोरस और प्रेम्बल सॉइल, प्रेम्बल रॉक या फिर सॉइल का, जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और ग्रेवल। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी स्टोर इन एक्वायर डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी। देखो अब नॉर्मल सी बात है, ये मेरे पास एक रॉक का पीस है और मेरे पास एक ये वाला रॉक का पीस है। अब इसके अंदर तो क्रैक्स आ रखे हैं और इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं है। तो अगर यहाँ से कोई भी पानी आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इधर जाके इधर जाएगा, बट अगर यहाँ से कोई पानी आ रहा है तो पोरस होने के कारण ये नीचे चला जाएगा, तो इसमें ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो यही समझाना चाह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल ये बढ़ जाएगा। तो पोरस होना बहुत ज़रूरी है, फ्रैक्चर्स होने मतलब बीच पे दरार होनी बहुत ज़रूरत है ताकि अंदर पानी चला जाए, और पोरोसिटी होनी चाहिए ताकि ग्राउंड वाटर अच्छा बना रहे। अगला है वाटर टेबल। वाटर टेबल एक ऐसा लेवल होता है बिलो द अर्थ सरफेस होता है वेयर द पोरस एंड फ्रैक्चर्स आर सेचुरेटेड विद द वाटर। द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल कैन वेरी डिपेंडिंग, जो हाइट होती है वाटर टेबल की वो सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है सीज़न कैसा है, प्रेसिपिटेशन क्या है उस एरिया की, और उधर का पंपिंग रेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउंड वाटर फ्लो। ग्राउंड वाटर मूव करता है सब सरफेस एरिया से हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरियाज में। जो डायरेक्शन या स्पीड होती है ग्राउंड वाटर की वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है एक्वायर, मतलब फ्रैक्चर्स कितना है, ढलान कितनी है, स्लोप कितनी है, ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है। तो इस सब चीज़ों पे ग्राउंड वाटर का फ्लो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रिचार्ज एंड डिस्चार्ज। रिचार्ज रेफर करता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर एंटर करता है एक फायर में, यूजली प्रेसिपिटेशन से या फिर सरफेस वाटर इन्फिल्ट्रेशन से। डिस्चार्ज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ग्राउंड वाटर है वो एक जगह से निकल रहा है, लीव हो रहा है, जा रहा है,
कहाँ जाएगा, या तो स्प्रिंग्स में जाएगा या स्ट्रीम्स में जाएगा या फिर पंपिंग वेल्स में जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, ये कंसेप्ट है जियो हाइड्रोलॉजी का। नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स। मेथड्स में क्या है, कैसे कैसे हम जियो सब सरफेस का या ग्राउंड वाटर लेवल चेक करते हैं। तो जियो हाइड्रोलॉजिस्ट ये ज़्यादा मेथड यूज़ करते हैं, वेल टेस्टिंग। वेल टेस्टिंग एक मेजर है रिस्पॉन्स ऑफ वेल टू पंपिंग और इंजेक्शन ऑफ वाटर। By measuring the water level and pressures in the well over time, geohydrologists can estimate the properties. जब वो क्या करते हैं, वाटर लेवल का प्रेशर चेक करते हैं टाइम पे, तो जियो हाइड्रोलॉजिस्ट एस्टिमेट करते हैं उस एक फायर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सच इन इट्स ट्रांसमिसिटी एंड स्टोरेज कॉफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, जियोफिजिकल मेथड्स। जियोफिजिकल मेथड यूज इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उस सब सरफेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कैसी है, सिस्मिक वेलोसिटी कैसी है। ये मेथड हेल्प करते हैं लोकेट करने और करेक्टराइज करने में सब सरफेस फीचर्स को। नेक्स्ट है आइसोटोप एनालिसिस। अगर हमने केमिस्ट्री में खूब पढ़ा है कार्बन डेटिंग मेथड, आइसोटोप, ये किस लिए काम आता है, यस, एज डिटरमाइन करने के लिए। जो आइसोटोप एनालिसिस इन्वॉल्व होती है मेजर करने में आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन की और ग्राउंड वाटर सैंपल्स की। बेसिकली ये एनालिसिस क्या होता है, हम वहाँ का सैंपल कलेक्ट करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि उस जगह का क्या एज रही होगी, क्या सोर्स है, क्या उस ग्राउंड वाटर में क्या केमिकल कंपोजिशन रही है जिससे वो चीज़ ख़राब हो गई है। तो आइसोटोप एनालिसिस इन्वॉल्व्स various measuring isotopic compositions of groundwater samples. This helps in identify the source and the age of the groundwater as well as the processes that affect the chemical composition. ठीक है, अगला है न्यूमेरिकल मॉडलिंग। न्यूमेरिकल मॉडलिंग होती है जब कोई मैथमेटिकल मॉडल इन्वॉल्व हो जो हमें बिहेवियर बताता हो ग्राउंड वाटर का। दिस मॉडल कैन हेल्प इन प्रेडिक्ट द मूवमेंट बताता हो, डिस्ट्रीब्यूशन बताता हो ग्राउंड वाटर का, एज वेल एज इम्पैक्ट बताता हो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से उसमें पंपिंग में क्या प्रॉब्लम आई है, क्या इम्पैक्ट है और क्या कंटेमिनेशन हो रखी है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में जियो हाइड्रोलॉजिस्ट बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, मैनेज करने में और प्रिजर्व करने में ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को। ये अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपर्टीज़ को एक फायर की एंड द प्रोसेसेस दैट अफेक्ट दैम। जियो हाइड्रोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं ग्राउंड वाटर के लिए कि उनको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से उनको कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है, दिस इंक्लूड्स एस्टिमेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, डिटरमाइनिंग सेफ यील्ड रेट एंड डिज़ाइनिंग वेल फील्ड्स पंपिंग सिस्टम। इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन। जियो हाइड्रोलॉजी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्लीनिंग में कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर साइट्स। अगर कहीं कंटेमिनेशन होती है तो उसको साफ़ करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये मूवमेंट स्टडी करते हैं, उस बिहेवियर स्टडी करते हैं, उस कंटेमिनेशन का बिहेवियर कैसा है, मूवमेंट कहाँ से है, क्या ओरिजिन, क्या सोर्स है। और जो जियो हाइड्रोलॉजिस्ट होता है वो एक स्ट्रैटेजीज भी बनाता है कि किस तरीके से हम जो ये कंटेमिनेशन है उसको प्रिवेंट और स्प्रेड होने से कैसे कर सकते, प्रिवेंट बचा कैसे सकते हैं और फैलने के लिए कम कैसे कर सकते हैं, कि इसका फैलाव कम कैसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या करता है, अर्थ की नेचुरल हीट को यूटिलाइज करता है। जियो हाइड्रोलॉजी एक एसेंशियल फीचर है, लोकेट कराता है और जियो थर्मल रिजर्वर्स को उसकी लॉन्गिटिविटी चेक करते हैं, उसका मेथड चेक करते हैं, क्या वो जो एरिया है वो ड्रिलिंग और इंजेक्शन के काम आएगा या नहीं आएगा और अच्छे से काम हो जाए। नेक्स्ट है अर्थक्वेक हज़ार्ड असेसमेंट। जियो हाइड्रोलॉजी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सेस करने में अर्थक्वेक हज़ार्ड्स को, जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर और फोर्ट्स की। तो हम ये देखते हैं कि ग्राउंड लेवल और प्रेशर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है फोर्ट्स को और ट्रिगर को, वो ट्रिगर करता है अर्थक्वेक। तो हम इसकी इंट्रैक्शन पढ़ते हैं और अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है तो हम उसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे हम उसको उसकी कम कर सकें उसके इफेक्ट को। सो यहीं तक था ये टॉपिक। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देखी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिससे आपको सारी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और इस चैनल की पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाएगी।